साहित्य निधि में आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास पथ के दावेदार धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 14। उस समय कुछ स्वदेशी आंदोलन समूचे भारत में फैल चुका था। देश भर के नेतागण देश उद्धार के उद्देश्य के कानून बनाकर जो जलते हुए भाषण देते हुए घूम रहे थे, उन्हीं के सारांश अखबारों में पढ़कर भारतीय श्रद्धा और विस्मय से भर जाती थी। पिछली रात को ऐसी ही एक रोमांचकारी घटना अखबार में पढ़ने के बाद से आज दिन में उत्तेजना की एक तप्त हवा उसके मन में बहती रही थी। उसी को याद करके वो बोली, मैं जानती हूँ कि अंग्रेजी राज्य में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है, लेकिन सारा संसार ही तो उनका नहीं है। वहाँ जाकर तुम लोग सरल और प्रकट रूप से अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए चेष्टा कर सकते हो। अच्छा भैया, कल के बंगला अखबार में डॉक्टर बीच में ही हंस पड़े, बोले, बचाओ भारती, हमसे तुलना करके उन पूजनीयों का अपमान मत करो। तुम ही तो उन पर व्यंग भरी छीटाकशी कर रहे हो भैया। डॉक्टर बोले, बिल्कुल नहीं, उन लोगों की मैं भक्ति करता हूँ और उनके देशोद्धार के लिए किए गए भाषणों को हम लोगों से अधिक उपयोग भी कोई नहीं करता। भारती बोली, तुम लोगों का मार्ग भले ही एक ना हो, लेकिन उद्देश्य तो एक ही है। अभी तक मैं सचमुच हंस रहा था, लेकिन अब मैं क्रोध करूँगा भारती। रास्ता एक नहीं है, ये जानी हुई बात है, लेकिन लक्ष्य उससे भी अधिक स्पष्ट है। ये क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? संसार की अनेक जातियां स्वाधीन हैं, इससे बढ़कर दूसरा कोई गौरव मानव जाति के लिए नहीं है। उस स्वाधीनता का दावा करना, उसके लिए चेष्टा करना तो दूर की बात है, उसकी कामना करना, कल्पना करना भी अंग्रेजों के कानून में राजद्रोह माना गया है। मैं उसी अपराध का अपराधी हूँ। चिरकाल तक पराधीन रहना ही इस देश का कानून है, इसलिए ये सब चतुर पूज्य व्यक्ति कानून से बाहर कभी कोई दावा नहीं करते। चीन देश के मंचू राजाओं की तरह इस देश में भी अगर अंग्रेज ये कानून बना देते कि सबको 2.5 हाथ लंबी चोटी रखनी पड़ेगी, तब उस चोटी के विरुद्ध भी ये लोग किसी तरह की गैर कानूनी प्रार्थना न करते। ये लोग ये कहकर आंदोलन करते कि 2.5 हाथ की चोटी रखने का कानून बनाकर देश के प्रति बहुत बड़ा अन्याय किया गया है, इससे देश का सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए इसे घटाकर 2.25 हाथ कर दिया जाए। इतना कहकर वो अपनी रसिकता से प्रफुल्लित होकर सहसा इस तरह ठठाकर हंस पड़े कि नदी की अंधकार में नीरवता भी विक्षुब्ध हो उठी। हंसी रुकने पर भारती बोली, तुम जो कुछ भी क्यों न कहो, लेकिन ये बात मैं किसी भी तरह नहीं मान सकती कि वो भी देशवासियों के लिए अभिनंदनीय नहीं है। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लोग वास्तव में राजनीतिज्ञ हैं, वास्तव में देश के शुभचिंतक हैं, उनका सारा परिश्रम ही व्यर्थ है। ये बात निसंकोच स्वीकार कर लेना कठिन है। मत और मार्ग पृथक पृथक होते हुए भी किसी की उपेक्षा करना शोभा नहीं देता। उसकी आवाज़ की गंभीरता अनुभव करके डॉक्टर चुप हो गए। कुछ देर बाद धीरे से बोले, भारती, तुमको व्यथा पहुंचाना मेरा अभिप्राय नहीं है। उनके राजनीतिक पांडित्य पर भी मेरी भक्ति कम नहीं है, लेकिन बात क्या है, तुम्हें इसकी वास्तविकता जानकारी करा देता हूँ बहन। जब कोई गृहस्थ छोटी रस्सी से गाय को बांधता है तो उस छोटी रस्सी में केवल एक ही नीति रहती है। मैं केवल इतना ही जानता हूँ। बिल्कुल पहुँच के बाहर रखे गए खाद्य पदार्थ की ओर जी जान से मुंह बढ़ाकर उसे चाटने या खाने की गाय की चेष्टा में अवैधता कुछ भी नहीं है। वो नितांत वैधानिक और कानून सम्मत है। उत्साह देने योग्य हृदय हो तो दे सकती हो, राजा की ओर से मनाही नहीं है, लेकिन गाय या बैल के इस उद्यम को जो लोग बाहर से देखते हैं, उनके लिए हंसी रोक पाना कठिन हो जाता है। भारती हंसकर बोली, तुम बड़े दुष्ट हो भैया, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि जिसके प्राण रात दिन पतले धागे में लटक रहे हों, वो दूसरों की बात पर हंसी मजाक कैसे करता है। डॉक्टर ने स्वाभाविक स्वर में उत्तर दिया, इसका कारण ये है कि इस समस्या पर पहले ही विचार हो चुका है भारती। जिस दिन से मैंने क्रांतिकारी कामों में भाग लिया है, अब मुझे कुछ सोचना भी नहीं है, शिकायत भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे हाथ में पाकर भी जो राजशक्ति मुझे छोड़ देती है, वो तो असमर्थ है या फिर उनके पास फांसी देने के लिए रस्सी नहीं है।
इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ भैया। मेरे होते हुए तुम्हारे प्राण ले सके ऐसी शक्ति संसार में कोई भी नहीं है। ये मैं किसी भी तरह नहीं होने दूंगी। कहते कहते उसकी आवाज़ भारी हो उठी। डॉक्टर को इसका पता चल गया। चुपचाप लंबी सांस लेकर वो बोले, नाव पर अब ज्वार लग रहा है भारती, अब हमें पहुंचने में देर नहीं होगी। हटाओ, जाने दो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा भैया। 2 मिनट के बाद उसने पूछा, इतनी बड़ी राजशक्ति को तुम लोग शारीरिक शक्ति से हिलाकर गिरा सकते हो? इस बात में क्या तुम सचमुच ही विश्वास करते हो भैया? डॉक्टर बोले, करता हूँ और पूरे हृदय से करता हूँ। इतना बड़ा विश्वास न रहता तो मेरा इतना बड़ा व्रत बहुत दिन पहले ही भंग हो गया होता। भारती बोली, लेकिन शायद धीरे धीरे अपने कामों में से तुम मुझे निकालते जा रहे हो, ठीक है ना भैया? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है भारती, लेकिन विश्वास ही तो शक्ति है। विश्वास न रहने से तो संदेह के कारण तुम्हारा कर्तव्य कदम कदम पर बोझ सा हो उठेगा। संसार में तुम्हारे लिए दूसरे काम हैं बहन, कल्याणकारी शांतिपूर्ण मार्ग हैं। जिस पर तुम अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करती हो उसी काम को तुम करो। अगाध स्नेह के कारण ही ये व्यक्ति अपने अत्यंत संकटपूर्ण विप्लव के मार्ग से दूर हटा देना चाहता है। इसका भली भांति अनुभव करके भारती की सजल आंखों से आंसू उमड़ पड़े। छिपाकर अंधेरे में धीरे धीरे आंसू पोंछकर बोली, भैया मेरी बात सुनकर नाराज मत होना। इतनी बड़ी राजशक्ति, कितनी बड़ी सैन्य शक्ति, कितने उपकरण, युद्ध का कितना विचित्र और भयानक आयोजन, इनके सामने तुम्हारा क्रांतिकारी दल कितना सा है। समुद्र के सामने तुम गोबरेले से भी तो छोटे हो। उनके साथ तुम अपनी शक्ति की परीक्षा किस प्रकार करना चाहते हो? प्राण देना चाहते हो तो जाकर दे दो, लेकिन इससे बड़ा पागलपन मुझे और कोई नहीं दिखाई देता। तुम कहोगे, तब क्या देश का उद्धार नहीं होगा? प्राणों के भय से क्या अलग हटकर खड़ा हो जाऊं? लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ। तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे चरित्र से मैं ये जान गई हूँ कि जननी जन्मभूमि क्या चीज़ है। उसके चरणों में सर्वस्व अर्पण कर सकने से बढ़कर सार्थकता मनुष्य के लिए और नहीं हो सकती। ये बात भी अगर तुमको देखकर मैं ना सीख सकी हूँ तो मुझसे बढ़कर किसी अधम नारी ने जन्म ही नहीं लिया, ये मानना पड़ेगा। लेकिन केवल आत्महत्या करके ही कब कौन देश स्वतंत्र हुआ है? तुम्हारी भारती किसी तरह केवल जीवित रहना चाहती है। इतनी बड़ी गलत धारणा मेरे संबंध में कभी मत रखना भैया। डॉक्टर बोले, ऐसी ही बात है। ऐसी ही बात क्या? तुम्हारे संबंध में गलती तो हुई ही है। ये कहकर कुछ देर के लिए डॉक्टर मौन हो गए। फिर बोले, भारती, विप्लव का अर्थ है अत्यंत शीघ्रता से आमूल परिवर्तन। सैन्य बल, विराट युद्ध के उपकरण, ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन शक्ति परीक्षा तो हम लोगों का लक्ष्य नहीं है। आज जो लोग हमारे शत्रु हैं, कल वही लोग मित्र भी हो सकते हैं। नीलकांत शक्ति परीक्षण के लिए नहीं गया था, उसने मित्र बनाने के लिए प्राण दिए थे। हाय रे नीलकांत, आज कोई उसका नाम तक नहीं जानता। अंधकार के बीच भी भारती ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि देश के बाहर, देश के काम में जिस लड़के ने लोगों की नज़रों से बचकर चुपचाप प्राण दे दिए, उसे याद करके इस निर्विकार अत्यधिक संयत व्यक्ति का गंभीर हृदय पल भर के लिए आलोड़ित हो उठा है। अचानक वो सीधे होकर बैठ गए। बोले, क्या कह रही थी भारती? गोबरेला? ऐसा ही हो शायद, लेकिन आग की जो चिंगारी गांव नगर जलाकर भस्म कर देती है, वो आकार में कितनी बड़ी होती है जानती हो? शहर जब जलता है तब वो अपना ईंधन आप ही इकट्ठा करके भस्म होता रहता है। उसके राख होने की सामग्री उसी के अंदर संचित रहती है। विश्व विघ्न के इस नियम का कोई भी राजशक्ति कभी भी व्यतिक्रम नहीं कर सकती। भारती बोली, भैया तुम्हारी बात सुनते ही शरीर कांपने लगता है। जिस राजशक्ति को तुम जला देना चाहते हो, उसका ईंधन तो हमारे देश के लोग हैं। इतने बड़े लंका कांड की कल्पना करते हुए क्या तुम्हारे मन में करुणा नहीं जागती? डॉक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, नहीं। प्रायश्चित शब्द क्या केवल मुंह से कहने के लिए ही है? हमारे पूर्वज पितामहों के युगों से संचित किए गए पापों का अपरिमेय स्तूप कैसे समाप्त होगा, बता सकती हो? करुणा की अपेक्षा न्याय धर्म बहुत बड़ी चीज़ है भारती। भारती बोली,
यहाँ तुम्हारी पुरानी बात है भैया। भारत की स्वतंत्रता के संबंध में रक्तपात के अतिरिक्त और कुछ जैसे तुम्हारे मन में आ ही नहीं सकता। रक्तपात का उत्तर क्या रक्तपात ही हो सकता है? और उसके उत्तर में भी तो रक्तपात के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। ये प्रश्नोत्तर तो आदम काल से ही होता आ रहा है। तब क्या मानव सभ्यता इससे बड़ा उत्तर किसी दिन दे नहीं सकेगी? देश चला गया, लेकिन उससे भी बड़ा जो मनुष्य है वो तो आज भी मौजूद है। मनुष्य मनुष्य के साथ आपस में लड़ाई झगड़ा ना करके क्या किसी तरह रह नहीं सकते? डॉक्टर बोले, एक अंग्रेज कवि ने कहा है कि पश्चिम और पूर्व किसी दिन भी नहीं मिल सकते। भारती बोली, मूर्ख है वो कवि, कहने दो उसे। तुम ज्ञानी हो, तुमसे मैंने अनेक बार पूछा है, आज भी पूछ रही हूँ। होने दो उन्हें पश्चिम या यूरोप का मनुष्य, लेकिन है तो वो मनुष्य ही। मनुष्य के साथ मनुष्य क्या किसी प्रकार भी मित्रता नहीं कर सकता? भैया मैं ईसाई हूँ, अंग्रेज़ों की ऋणी हूँ, उनके अनेक सद्गुण मैंने देखे हैं। उन लोगों को इतना बुरा सोचने पर मेरी छाती में शूल सा बिछ जाता है। लेकिन मुझे गलत मत समझना भैया, मैं बंगाली लड़की हूँ, तुम्हारी बहन हूँ। बंगाल की मिट्टी और बंगाल के मनुष्यों को अपने प्राणों से बढ़कर प्यार करती हूँ। कौन जानता है, तुमने जिस जीवन को चुन लिया है उसे देखते हुए शायद आज ही हम लोगों की अंतिम भेंट हो। शांत मन से आज उत्तर देते जाओ, जिससे उसी ओर दृष्टि रखकर जीवन पर नज़र उठाकर सीधी चल सकूं। कहते कहते उसका गला रुंध गया। डॉक्टर चुपचाप नाव खेते रहे। विलंब देखकर भारती के मन में ये विचार आया कि शायद वो इसका उत्तर नहीं देना चाहते। उसने हाथ बढ़ाकर नदी के पानी से मुंह धो डाला। अपने आंचल से अच्छी तरह पोंछकर फिर न मालूम वो क्या प्रश्न करने जा रही थी कि डॉक्टर बोल उठे, एक तरह के ऐसे सांप होते हैं भारती, जो सांप खाकर ही जीते हैं। तुमने देखे हैं? नहीं, देखे नहीं, केवल सुना है। पशुशाला में है। एक बार कलकत्ता जाकर अपूर्व को आदेश देना, वो दिखा देगा। मजाक मत करो भैया, अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, मैं भी यही कह रहा हूँ। उनका पास पास रहना ठीक नहीं होता, लेकिन विश्वास ना हो तो चिड़ियाघर के इंचार्ज से पूछ लेना। भारती चुप ही रही। डॉक्टर बोले, तुम उन लोगों के धर्म को मानती हो, उनकी ऋणी हो, उनके अनेक सद्गुण तुमने अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन क्या तुमने देखा है उनकी विश्व को हड़प लेने वाली विराट भूल का परिणाम? वो लोग इस देश के स्वामी हैं। आज ब्रिटिश संपत्ति की तुलना नहीं की जा सकती। कितने जहाज, कितने कल कारखाने, कितनी हजारों लाखों इमारतें। मनुष्य को मार डालने के उपकरणों और आयोजनों का अंत नहीं है। अपने समस्त अभावों और हर प्रकार की आवश्यकताओं को मिटाकर भी अंग्रेज़ों ने सन 1910 से लेकर 17 वर्षों तक बाहरी देशों को ऋण दिया था, 3000 करोड़ रुपए। जानती हो इस विराट वैभव का उद्गम कहाँ है? अपने को तुम बंग देश की लड़की बता रही थी ना? बंगाल की मिट्टी, बंगाल की जलवायु, बंगाल के मनुष्य तुम्हारे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय है ना? इसी बंगाल की 10 लाख नर नारी प्रतिवर्ष मलेरिया से मर जाते हैं। एक युद्धपोत का मूल्य कितना होता है जानती हो? उनमें से केवल एक के ही खर्च से कम 10 लाख माताओं के आंसू पोंछे जा सकते हैं। कभी तुमने इस बात पर भी विचार किया है? शिल्प गया, व्यापार गया, धर्म गया, ज्ञान गया। नदियों की छाती सूखकर मरुस्थल बनती जा रही है। किसान को भरपेट खाने को अन्न नहीं मिलता। शिल्पकार विदेशियों के द्वार पर मजदूरी करता है। देश में जल नहीं है, अन्न नहीं, गृहस्थ की सर्वोत्तम संपदा गोधन भी नहीं। दूध के अभाव में उनके बच्चों को मरते देखा है भारती? भारती ने चीख कर उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उसके गले से एक अस्फुट शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं निकला। सव्यसाची का वो धीमा संयत कंठस्वर पहले ही कभी अंतर्निहित हो चुका था। बोला, तुम ईसाई हो, तुम्हें याद है एक दिन कौतूहलवश तुमने यूरोप की ईसाई सभ्यता का स्वरूप जानना चाहा था। उस दिन व्यथा पहुंचने के भय से मैंने नहीं बताया था, लेकिन आज बताता हूँ। तुम लोगों की पुस्तक में क्या है मैं नहीं जानता। सुना है अच्छी बातें बहुत हैं, लेकिन बहुत दिनों तक एक साथ रहने से उनका वास्तविक स्वरूप मुझसे छिपा नहीं है। लज्जाहीन, नग्न स्वार्थ और पाश्विक शक्ति की प्रधानता ही उनका मूल मंत्र है। सभ्यता के नाम पर दुर्बलों और असमर्थों के विरुद्ध मनुष्य की बुद्धि ने इससे पहले इतने भयंकर और घातक मूसल का आविष्कार नहीं किया था। पृथ्वी के मानचित्र की ओर आंख उठाकर देखो। यूरोप की विश्वग्रासी भूख से कोई भी दुर्बल जाति अपनी रक्षा नहीं कर पाती।
देश की मिट्टी, देश की संपदा से देश की संतान किस अपराध से वंचित हुई? तुम जानते हो भारती, एकमात्र शक्तिहीनता के अपराध से। फिर भी न्याय धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और विजित जाति के अशेष कल्याण के लिए ही अधीनता की जंजीर उसके पैरों में डालकर उस पंगु का हर प्रकार का उत्तरदायित्व ढोते रहना ही यूरोपियन सभ्यता का परम कर्तव्य है। इस परम असत्य का लेखों, भाषणों और मिशनरियों के धन प्रचार में लड़कों की पाठ्य पुस्तकों के द्वारा प्रचार करना ही तुम लोगों की अपनी सभ्यता की राजनीति है। भारतीय मिशनरियों के बीच ही इतनी बड़ी हुई है वो। अनेक महान चरित्र उसने वास्तव में अपनी आंखों से देखे हैं। विशेष रूप से अपने धार्मिक विश्वास पर इस प्रकार से अकारण आक्रमण से व्यथित होकर बोली, भैया, जिस धर्म का प्रचार करने के लिए जो लोग इस देश में आए हैं, उन लोगों के संबंध में मैं तुमसे अधिक बहुत कुछ जानती हूँ। उन लोगों के प्रति आज तुम निरपेक्ष भाव से विचार नहीं कर पा रहे हो। यूरोपियन सभ्यता ने क्या तुम लोगों की भलाई नहीं की है? सती दाह की प्रथा, गंगा सागर में संतान विसर्जन। डॉक्टर बीच में रोक कर बोल उठे, चड़क पूजा के समय पीठ छेदना, सन्यासियों की तलवार पर उछल कूद मचाना, डकैती, ठगी, विद्रोहियों का उपद्रव, गोड़ा और खासियों की आषाढ़ में नरबली और भी बहुत से काम हैं जिनके याद नहीं आ रही भारती ने एक शब्द भी नहीं कहा। डॉक्टर बोले, ठहरो, और भी 2 बातें याद आ गईं। बादशाहों के ज़माने में गृहस्थ लोग बहू बेटियों और दासियों को अपने घरों में नहीं रख सकते थे। नवाब लोग स्त्रियों के पेट चीरकर बच्चों को देखा करते थे। हाय रे हाय, इसी तरह विदेशियों के लिखे इतिहास ने साधारण और तुच्छ बातों को विपुल और विराट बनाकर देश के प्रति देशवासियों के मन को विमुख कर दिया। मुझे याद है, अपने बचपन में स्कूल की पाठ्य पुस्तक में मैंने पढ़ा था, विलायत में बैठकर केवल हम लोगों के कल्याण की चिंता में लगे रहकर राज्य मंत्री की आंखों की नींद और मुंह का अन्न नीरस हो गया है। ये असत्य लड़कों को रटना पड़ता है और पेट के लिए शिक्षकों को जबानी याद कराना पड़ता है, और सभ्य राजतंत्र की यही राजनीति है भारती। आज अपूर्व को दोष देना व्यर्थ है। अपूर्व की लांछना से भारती मन ही मन लज्जित ही नहीं हुई, क्रुद्ध भी हो उठी। उसने कहा, तुमने जो कुछ कहा है सत्य हो सकता है, संभव है किसी अत्यंत राजभक्त कर्मचारी ने ऐसा किया हो, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य की मूल नीति कभी असत्य नहीं हो सकती। उसके ऊपर नींव रखकर इतनी बड़ी विशाल संस्था एक दिन भी टिकी नहीं रह सकती। तुम कहोगे कि अनंत काल की तुलना में वो दिन कितने होते हैं? ऐसे ही साम्राज्य तो इससे पहले भी थे, क्या वो चिरस्थायी हुए? तुम्हारा कहना अगर सत्य भी हो तो वो भी चिरस्थायी नहीं होगा, लेकिन ये श्रृंखलाबद्ध सुनियंत्रित राज्य है। तुम चाहे कितनी निंदा क्यों ना करो, इसकी एकता, इसकी शांति से क्या कोई शुभ लाभ हुआ ही नहीं? पश्चिमी सभ्यता के प्रति कृतज्ञ होने का क्या कोई भी कारण तुम्हें नहीं मिला? अपनी स्वाधीनता तो तुम लोग बहुत दिनों से खो चुके हो, और इस बीच राजशक्ति का परिवर्तन तो अवश्य ही हुआ है, लेकिन तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन नहीं हुआ। ईसाई होने के कारण मुझे गलत मत समझ लेना भैया। अपने सभी अपराध विदेशियों के मत्थे मढ़कर ग्लानि में डूबे रहना ही अगर तुम्हारे देश प्रेम का आदर्श हो तो तुम्हारे उस आदर्श को मैं कभी नहीं अपना सकूंगी। हृदय में इतना विद्वेष भरकर तुम शायद अंग्रेजों की कुछ हानि कर सको, लेकिन उससे भारतवासियों का कुछ भी कल्याण नहीं होगा। इस सत्य को निश्चित रूप से जान लेना भैया। भारती के शब्दों के कानों में पहुंचते ही सव्यसाची चौंक पड़े। भारती का ये रूप अपरिचित था, ये भावनाएं अप्रत्याशित थीं। जिस धार्मिक विश्वास और सभ्यता के गहरे प्रभाव के बीच पलकर वो बड़ी हुई है, उसी के ऊपर आघात होने से उत्तेजित और असहिष्णु होकर भी जो ये निर्भीक प्रतिवाद कर बैठी, वो भले कितना ही कठोर और प्रतिकूल क्यों ना हो, सव्यसाची की दृष्टि में उसने मानो कोई नई मर्यादा दे डाली। उसे निरुत्तर देखकर भारती बोली, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया भैया। हिंसा की इतनी बड़ी आग को अपने हृदय में जलाकर तुम और चाहे जो कुछ भी करो, देश की भलाई नहीं कर सकते। डॉक्टर बोले, तुमसे तो मैंने अनेक बार कहा है कि जो लोग देश की भलाई करने वाले हैं, वे चंदा इकट्ठा करके अनाथ आश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, वेदांत आश्रम, दरिद्र भंडार आदि तरह तरह के लोक हितकारी कार्य कर रहे हैं। महान पुरुष हैं वे, मैं उनकी भक्ति करता हूँ, लेकिन मैंने देश की भलाई करने का भार नहीं लिया है। मैंने उसे स्वतंत्र कराने का भार लिया है। मेरे हृदय की आग केवल 2 बातों से बुझ सकती है, एक तो अपनी चिता भस्म से, या फिर जिस दिन ये सुन लूँगा
कि यूरोप का धर्म, उसकी सभ्यता, नीति सागर के अतल गर्भ में डूब गई है। भारती स्तब्ध रह गई। वो कहने लगे, इस विषकुंड का भरपूर सौदा लेकर यूरोप जब समुद्र पार करके पहले पहल व्यापार करने आया था, तब उसे केवल जापान पहचान सका था। इसी से आज उसका इतना सौभाग्य है। इसी से आज वो यूरोप के समकक्ष संभ्रांत मित्र बना हुआ है। लेकिन चीन और भारत उसे नहीं पहचान सके। उन दिनों स्पेन का राज्य सारी पृथ्वी पर फैला हुआ था। एक छोटे से जापानी ने स्पेन के एक नाविक से पूछा, तुम लोगों को इतना अधिक राज्य कैसे मिला? नाविक ने उत्तर दिया, बड़ी आसानी से। हम जिस देश को हड़पना चाहते हैं वहाँ हम पहले बेचने के लिए माल ले जाते हैं, हाथ पैर जोड़कर उस देश के राजा से मांग लेते हैं थोड़ी सी ज़मीन। उसके बाद ले आते हैं पादरी। वो लोग जितने लोगों को ईसाई बना पाते हैं उससे कहीं अधिक उस देश के प्रचलित धर्म को गाली गलौज देते हैं। तब लोग बिगड़ कर पागल हो जाते हैं और दो एक को मार डालते हैं। तब हम मंगा लेते हैं अपनी तोप बंदूकें और सेना, और तत्काल ये प्रमाणित कर देते हैं कि हमारे सभ्य देश के मानव संहारकारी यंत्र असभ्य देश की अपेक्षा कितने श्रेष्ठ हैं। ये कहकर उन्हें विदा करके जापान ने अपने देश में कानून जारी कर दिया कि जब तक सूर्य और चंद्रमा उदित रहेंगे तब तक ईसाई उनके देश में कदम नहीं रखने पाएंगे। रखेंगे तो उन्हें प्राणदंड दिया जाएगा। अपने धर्म और धर्म प्रचारकों के प्रति किए गए इन सरीखे तीखे आक्षेप से दुखी होकर भारती बोली, ये बात मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, लेकिन जिन जापानियों के प्रति तुम भक्ति रखते हो वो कैसे हैं? डॉक्टर बोले, ये झूठ है कि भक्ति रखता हूँ। मैं उनसे घृणा करता हूँ। कोरिया वासियों को बार बार बंधक और अभय देकर भी बिना दोष के झूठे बहाने गढ़कर उनके राजा को कैद करके 1910 में जब जापान ने कोरिया राज्य हड़प लिया, मैं शंघाई में था। उस दिन के वो सब अमानुषिक अत्याचार भूल जाने के योग्य नहीं हैं। अभय क्या केवल जापान नहीं दिया था भारती, यूरोप ने भी दिया था। लेकिन शक्तिशाली जापान के विरुद्ध अंग्रेजों ने भी मुंह नहीं खोला। उसने कहा, हम लोग एंग्लो जापानी संधि सूत्र में बंधे हुए हैं। और यही बात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कह दी कि वचन देने से क्या हुआ? जो असमर्थ और शक्तिहीन राष्ट्र अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो उसका राज्य नहीं जाएगा तो किसका जाएगा? ठीक ही हुआ। अब हम लोग जाएंगे उनका उद्धार करने? असंभव है, पागलपन है। ये कहकर सव्यसाची ने एक पल चुप रहकर कहा, मैं भी कहता हूँ भारती कि ये असंभव है, असंगत है, पागलपन है। दुर्बल का धन शक्तिशाली क्यों नहीं छीन लेगा? इस बात को सभ्य यूरोप की नैतिक बुद्धि सोच भी नहीं सकती। भारती अवाक ही रही। वो कहने लगे, 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में ब्रिटेन का दूत लॉर्ड मैकार्टनी गया चीनी दरबार में व्यापार की थोड़ी सी सुविधा प्राप्त करने के लिए। मंचू नरेश शिनलुंग उन दिनों समस्त चीन के सम्राट थे। वो अत्यंत दयालु थे। दूत की विनीत प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, देखो भैया, हमारे स्वर्ग जैसे साम्राज्य में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, लेकिन तुम आए हो बहुत दूर से, अनेक कष्ट सहकर। जाओ कैंटन शहर में जाकर अपना व्यापार करो, स्थान देता हूँ, तुम सब लोगों का भला होगा। राजा का ये आशीर्वाद निष्फल नहीं हुआ। 50 वर्ष भी नहीं बीतने पाए कि चीन के साथ अंग्रेजों का प्रथम युद्ध छिड़ गया। भारती ने आश्चर्य में पड़कर पूछा, क्यों भैया? डॉक्टर बोले, ये चीन का अन्याय था। सम्राट सहसा बोल उठा, अफीम खाते खाते हमारी आंखें बंद होती जा रही हैं। बुद्धि शुद्ध अब नहीं रही। कृपा करके इस चीज़ का आयात रोक दो। इसके बाद का इतिहास बहुत ही संक्षिप्त सा है। 2 ही वर्ष के अंदर अफीम खाने को राजी होकर और भी 5 बंदरगाहों में केवल 5 रुपये प्रतिशत टैक्स पर व्यापार करने की स्वीकृति देकर और अंत में हांगकांग बंदरगाह दक्षिण में देकर सन 42 में यह युद्ध समाप्त हुआ। ठीक ही हुआ। इतनी सस्ती अफीम पाकर जो मूर्ख खाने में आपत्ति करता है उसका ऐसा प्रायश्चित उचित ही तो था। भारती बोली, ये तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। डॉक्टर बोले, होने दो, कहानी सुनने में तो है अच्छी। और यही देखकर फ्रांसीसी सभ्यता ने कहा था, मेरे पास अफीम तो नहीं है, लेकिन इंसानों की हत्या करने के लिए अच्छे से अच्छे यंत्र अवश्य हैं। इसलिए युद्ध हुआ। फ्रांसीसियों ने चीन साम्राज्य का अनाम प्रांत छीन लिया और युद्ध का खर्च अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं, ट्रीटी पोर्ट आदि
ये सब तुच्छ कहानियाँ हैं, इन्हें रहने दो। लेकिन भैया, ताली एक ही हाथ से बजती है। चीन का क्या कुछ भी अन्याय नहीं है? डॉक्टर बोले, हो सकता है, लेकिन तमाशा तो ये है कि यूरोपियन सभ्यता का अन्याय बोध दूसरों के घरों पर चढ़ाई करने के लिए ही होता है। उनके अपने देश में ऐसी घटना दिखाई नहीं पड़ती। उसके बाद भारती बोली, बता रहा हूँ। जर्मन सभ्यता ने देखा, वाह रे वाह, ये तो बड़ी मज़ेदार बात है, हम तो घाटे में ही रह गए। और उसने भी एक जहाज़ में पादरी भरकर उनके बीच लगा दिया। सन 1697 में जब वे लोग प्रभु ईसा की महिमा, शांति और न्याय धर्म का प्रचार कर रहे थे, तब चीनियों का एक दल पागल हो उठा और उसने 2 परम धार्मिक प्रचारकों के सिर काट डाले। अन्याय चीन का ही अन्याय था, इसलिए शनटुंग प्रांत जर्मनी के पेट में चला गया। उसके बाद कैंटन में विद्रोह हुआ। यूरोप की सभी सभ्यताओं ने एक होकर उसका जो बदला लिया, शायद कहीं भी उसकी तुलना नहीं मिल सकती। उस हर्जाने का अपरिमित ऋण चीनी लोग कितने दिनों तक चुकाते रहेंगे, ये बात ईसा प्रभु ही जानते हैं। इस बीच ब्रिटिश सिंह, जार के भालू, जापान के सूर्यदेव, लेकिन अब नहीं बहन, मेरा गला सूखता जा रहा है। दुख की तुलना में अकेले हम लोगों के सिवा शायद उन लोगों का और कोई साथी नहीं है। शायद शिंटुंग निर्वाण को प्राप्त हो, उनके आशीर्वाद की बड़ी महिमा है। भारती एक बहुत लंबी सांस खींचकर चुप हो रही। भारती, क्या है भैया, चुप क्यों हो? तुम्हारी कहानी की ही बात सोच रही हूँ। अच्छा भैया, इसीलिए क्या चीन में तुमने अपना कार्यक्षेत्र चुना है? जो लोग सैकड़ों अत्याचारों से जर्जरित हैं, उनको उत्तेजित कर देना कठिन नहीं है। लेकिन एक बात और है, इस पर क्या तुमने विचार किया है? उन सब निरीह अज्ञानी किसान मजदूरों का दुख तो यूं ही यथेष्ट है, उस पर फिर मारकाट, खून खराबी शुरू कर देने से तो उनके दुखों की सीमा नहीं रहेगी। डॉक्टर बोले, निरीह किसान मजदूरों के लिए दुश्चिंता में पड़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है भारती। किसी भी देश में वो स्वाधीनता के काम में भाग नहीं लेते, बल्कि बाधा ही डालते हैं। उन लोगों को उत्तेजित करने के लिए व्यर्थ परिश्रम करने का समय मेरे पास नहीं है। मेरा कारोबार शिक्षित, मध्यवित्त और भद्र लोगों को लेकर ही चलता है। यदि किसी दिन मेरे काम में शामिल होना चाहो भारती, तो इस बात को मत भूलना। आइडियल या आदर्श के लिए प्राण दे सकने योग्य मनोबल की आशा शांति प्रिय, निर्विरोध, निरीह किसानों से करना बेकार है। वो स्वतंत्रता नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। जो शांति असमर्थ, अशक्त लोगों की है। भारती व्याकुल होकर बोली, मैं भी यही चाहती हूँ भैया, बल्कि तुम मुझे इसी जड़ता के काम में नियुक्त कर दो। तुम्हारे पथ के दावेदार के सिद्धांत से मेरी सांस रुकती चली जा रही है। सव्यसाची ने हंसकर कहा, अच्छा। भारती रुक न सकी, उसी तरह व्यग्र उच्छ्वास से बोली, अच्छा शब्द का उच्चारण कर देने के अतिरिक्त क्या कुछ भी कहने को शब्द तुम्हारे पास नहीं है भैया? हम लोग आ पहुँचे हैं भारती, सावधानी से बैठ जाओ, चोट ना लग जाए। ये कहकर डॉक्टर ने तेजी से धक्का लगाकर छोटी सी नाव को अंधेरे में नदी के किनारे लगा दिया। भारती को उतारते हुए उन्होंने कहा, पानी या कीचड़ नहीं है बहन, तख्ता बिछा है, उसी पर से चली आओ। अंधेरे में नीचे पैर रखकर तृप्ति की सांस लेते हुए भारती बोली, भैया, तुम्हारे हाथों से आत्मसमर्पण करने के समान निर्विघ्न शांति और कहीं नहीं है। लेकिन दूसरी ओर से कोई उत्तर नहीं आया। अंधेरे में दोनों के कुछ दूर आगे बढ़ने पर डॉक्टर ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, लेकिन बात क्या है, बताओ तो। ये क्या विवाह उत्सव का मकान है? ना तो बत्तियों की रोशनी है, ना कोई हल्ला गुल्ला ही है, बेहले का सुर भी नहीं। कहीं चले गए हैं क्या ये लोग? दोनों सीढ़ी से चढ़कर चुपचाप जो ही ऊपर पहुंचे, खुले द्वार दिखाई दिया शशि, जो बड़े ध्यान से अखबार पढ़ रहा था। भारती प्रसन्नता भरे स्वर में पुकार उठी, शशि बाबू, हम लोग आ गए, खिलाने पिलाने का इंतज़ाम कीजिए। नवतारा कहाँ है? नवतारा, ओ नवतारा। शशि बोले, आइए, नवतारा यहाँ नहीं है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, गृह गृहिणी शून्य क्यों है कवि? उसे बुलाओ, आकर हम लोगों का स्वागत करके अंदर ले जाए, नहीं तो हम यहीं खड़े रहेंगे, शायद भोजन भी नहीं करेंगे। नवतारा नहीं है डॉक्टर, वो सब घूमने गए हैं। उसका चेहरा देखकर भारती डर गई। उसने पूछा, वो घूमने चली गई आज के दिन? कैसी अद्भुत समझ है। शशि बोले, विवाह हो जाने के बाद वो लोग रंगून घूमने गए हैं। अपने पति को छोड़कर किसके साथ घूमने गई है? भारती ने पूछा।
नहीं नहीं, मेरे साथ विवाह नहीं हुआ। वो जो अहमद नाम का आदमी है, गोरा गोरा सा, देखने में सुंदर, कूट साहब की मिल का टाइम कीपर, आपने उसे देखा नहीं है? आज दोपहर को उसी के साथ नवतारा का विवाह हो गया था। उनका सब कुछ पहले से ही ठीक था, मुझे बताया ही नहीं। वे दोनों आश्चर्य से आंखें फाड़े देखते रह गए। शशि उठकर कमरे के कोने से कपड़े का एक थैला उठा लाया और डॉक्टर के पैरों के पास रखते हुए बोला, रुपए तो मुझे मिल गए डॉक्टर। नवतारा को 5,000 देने के लिए कहा था, सो मैंने वो रुपए उसे दे दिए। बाकी बचे हैं 4,500, मैंने ले लिए। लेकिन डॉक्टर ने पूछा, ये रुपए मुझे क्यों दे रहे हो? शशि बोला, हाँ मैं क्या करूँगा, आपके काम आएंगे। लेकिन उसे रुपए कब दे दिए? भारती ने पूछा। कल रुपए पाते ही उसे दे आया था। उसने ले लिए थे? हाँ, अहमद को तो कुल 3 रुपए तनख्वाह मिलती है। वो एक मकान खरीदेगी, ज़रूर खरीदेगी। ये कहकर डॉक्टर ने हंसते हुए मुड़कर देखा। आंखों पर आंचल रखे भारती बरामदे के एक ओर हटती जाती है। शशि ने कहा, प्रेसिडेंट ने आपसे एक बार भेंट करने को कहा है। वो सरावाया जा रही हैं। कब जाएंगी? डॉक्टर ने पूछा। जल्दी ही, लिवा लाने को एक आदमी आया है, शशि ने कहा। भारती ने लौट कर पूछा, सुमित्रा जीजी क्या सचमुच ही चले जाने को कहती थी शशि बाबू? हाँ सचमुच ही। उनकी माँ के चाचा के पास अगाध संपत्ति थी। हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। इनके अलावा और कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उसके बिना काम नहीं चलेगा। तब तो ज़रूर जाएगी अगर काम नहीं चलेगा, डॉक्टर बोले। शशि ने भारती की ओर मुड़कर कहा, खाने को सामान बहुत पड़ा है, कुछ खाइएगा? भारती से पहले डॉक्टर ही बोल उठे, ज़रूर, चलो क्या है देखूं। ये कहकर वो उसे अंदर ले गए। शशि ने अंदर जाते हुए कहा, और एक सूचना है डॉक्टर, अपूर्व बाबू लौट आए हैं। डॉक्टर आश्चर्य से बोले, ये क्या कहते हो शशि, किससे सुना? शशि ने कहा, कल बंगाल बैंक में अचानक भेंट हो गई थी। उनकी माँ बीमार है। शशि ने बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा था। कमरे में पहुंचते ही देखा खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें रखी थीं। कमरे का दक्षिणी भाग एकदम ठसाठस भरा हुआ था। डॉक्टर का उल्लास सहसा कहकहा बनकर फट पड़ा। ठहाका लगाते हुए बोले, गृहस्थ का जय जयकार हो, शशि कवि तुम्हारा जय जयकार हो। भारती और न सह सकी, मुंह फेर कर सजल आंखों से नाराजगी के साथ देखती हुई बोली, भैया क्या तुम्हारे मन में जरा भी दया माया नहीं? क्या कर रहे हो बताओ तो? वाह, जिनकी कृपा से अच्छी अच्छी चीज़ें आज पेट भर कर खाऊंगा, उनको थोड़ा सा आशीर्वाद। वाह। भारती रूठ कर बरामदे में चली गई। 2-3 मिनट बीतने पर शशि जाकर उसे लौटा लाया तो उसने प्लेट में मांस, फल फूल, पुलाव, मिठाई आदि सजाकर डॉक्टर के सामने रख दिए और बनावटी नाराजगी से बोला, लो अब दांत निकाल कर राक्षस की तरह खाओ, हंसी तो बंद हो जाए, नहीं तो मोहल्ले वालों की नींद टूट जाएगी। डॉक्टर ने एक सांस खींचकर कहा, आहा कैसा बढ़िया भोजन है, इसका तो स्वाद गंध तक मैं भूल गया हूँ। उपन्यास पथ के दावेदार की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।